सवाल नंबर 3 क्या कहता है, दिखाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। धनात्मक लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ विषम लिखा है। देखिए सवाल नंबर 3, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक। अच्छा, विषम समझते हैं, विषम धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, अब विषम मतलब क्या होना चाहिए, माइनस प्लस में। विषम मतलब जो दूसरे ना कटे, जो दूसरे ना कटे, वैसे संख्या तो दूसरे ना कटे उसको हम बोलते हैं विषम। देखिए पहले समझिए सवाल को, 4q प्लस 1 लिखा हुआ है और 4q प्लस 3 लिखा हुआ है। ये दोनों जो तुम्हारा ये संख्या है, ये हम धनात्मक विषम संख्या होगी। धनात्मक क्या होगा, विषम। क्यों होगा, देखिए यहां से बोल रहे हैं, देखिए अगर आप q का मान कुछ भी लीजिएगा ना, q का मान क्या लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, और यहां भी q का मान कुछ भी लीजिएगा आप पूर्णांक में, ठीक है ना, तो वो आपको जब संख्या मिलेगा वो विषम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, और यहाँ बोल दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, ई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब बोला है q एक पूर्णांक है, तो q को आप जो है माइनस में नहीं ले सकते। अब q को माइनस में लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। इसलिए q माइनस नहीं लेना है, पूर्णांक तो है ये लेकिन माइनस नहीं लेना है। और यहाँ देखिए q का मान जो है प्लस में लेंगे तब ना धनात्मक पूर्णांक आएगा। देखिए आप q का मान कुछ भी लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिएगा, अब q का मान यहाँ धर के सोल्व कीजिए, जो मान जो आएगा वो विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, वो विषम। जैसे 1 लेगा तो 4 एकम 4 1 5 हुआ कि ना होगा, 5 क्या है, विषम पूर्णांक। 2 लेगा 4 2 8 और 1 9, 9 क्या है, विषम पूर्णांक। 10 लेगा 10 40 1 41 विषम पूर्णांक। तो कुछ भी लो, यहाँ भी देखिए 1 लीजिए, 4 1 4 3 7 विषम पूर्णांक, 5 चौका 20 3 23 विषम पूर्णांक, 10 5 50 3 53 विषम पूर्णांक, 100 300 प्लस 3 303 विषम पूर्णांक। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम कोई भी मान लो क्यू का यहाँ पे वो विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम। तो उसी को दिखाने बोला, आप कैसे इसको प्रूफ कीजिएगा कि विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ क्या करना है, पहले हमको माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 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 4 से भाग करने पर, जिसे 4 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। चलिए, तो हमने मान लिया कि a कोई संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम क्या से भागा लगाया है, 4 से। यहाँ 4 से दिख रहा है ना, तो 4 से भागा लगा देंगे, तो 4 से भागा लगाएंगे तो शेषफल क्या बच रहा है, भागफल q और शेषफल r बचता है। ठीक है ना, तो यही पे बोल देंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो बताइए क्या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होगा ना। सुनिए ध्यान से, यहां जो r होगा बच्चा, ठीक है, सुनिएगा, r का जो मान आएगा, यहां r जो होगा ना, r का जो मान होगा वो, यानी कि शेषफल का जो मान होगा ना, वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो भाजक कितना है, 4 है, भाजक कितना है, 4 है। तो r का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो r का जो मान होगा वो 4 से क्या जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि b से, यहाँ पे b भी लिख सकते हैं, r लेस देन b। अब b का मान यहाँ क्या है, भाजक कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, इसका मतलब 4 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी आप r का मान 0, 1, 2, 3 तक ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं, r का मान 3 तक। भागा जब लगाता है
तो भाजक जो होता है ना, भाजक से हमेशा ये जो शेषफल रहेगा वो छोटा रहता है ना, अगर बड़ा है तो भागा लग जाएगा फिर से ना, तो हमेशा छोटा रहता ही है। समझिएगा थोड़ा सा, है ना, समझने वाला सवाल ये है। तो आर का जो मान होगा 0 1 2 3 इतना ही ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 जब लेंगे आर का मान वो भाजक के बराबर हो जाएगा, अब फिर से भागा लग जाएगा, है कि नहीं। तो आर का मान हमेशा जो होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा रे, छोटा होगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ जो जो अब 0 से बड़ा रहेगा आर का मान, यहाँ लेते हैं 0 से बड़ा रहेगा। ये देखिए आर का मान 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। शेषफल, शेषफल 0 आता है, आता नहीं आता है। अब शेषफल 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। माइनस में कभी शेषफल देखा है कि -1 में शेषफल आया, -2 आया है, नहीं ना। तो शेषफल जो होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बराबर हो सकता है, और जो आर जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, मतलब 4 से छोटा होगा। तो आर का मान कितना होगा, 0 1 2 3 इतना ही हो सकता है। इतना बात समझ में आया आप लोग को, आया रे, नहीं आया। अब सुनिएगा, यही आर का मान जो है हम धरेंगे इसमें और ए का मान लेके आएंगे, ठीक है ना। देखिए तो ए बराबर क्या क्या आएगा, देखिएगा बी, बी क्या होता है पता है ना, जब हम लिखाए थे कि ए भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू जो होता है वो तुम्हारा भागफल होता है, और आर क्या है शेषफल। तो देखिए ए बराबर बी, भाज्य कितना, देखिए 4 से भाग लगा रहा है ना, तो 4 क्यू, क्यू को क्यू बोल दिया, प्लस आर का मान कितना ले लें हम, 0, आर का मान 0 ले लें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, और देखिए फिर लिखिए ए बराबर, यही बराबर ले रहे हैं, यही बराबर बी जी, आर का मान हम 3 तक ले सकते हैं, अभी 0 लिया हमने, तो 4 क्यू अब प्लस आर का मान अब 1 लीजिए, हो गया ये वाला, फिर 4 क्यू प्लस आर का मान 2 लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 क्यू प्लस आर का मान कितना लीजिए, 3 लीजिए। तो क्या आपको ये वाला प्राप्त होगा ना, कितना मिलेगा, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए ठीक, कितना मिलेगा अब देखिए ध्यान से मेरा मान, ए बराबर, जो ए बराबर हमने लाया, तो देखिए यहां से ये 4 क्यू लिखा हुआ ना, लिखा हुआ ए बराबर 4 क्यू कॉमा ए बराबर 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 को रखिए, इसमें बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, तो आपको विषम पूर्णांक देना, ए कमा इतना आ गया ना, ए बराबर 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस 2 और 4 क्यू प्लस 3, ये आ गया का मान, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें से हम क्या बोलेंगे, जो ए बराबर 4 क्यू प्लस 1 है, ठीक है ना, और यही बराबर, नहीं तो नहीं, देखिए यहां से यहां लिख सकते हैं हम लोग कि 4 क्यू, बताइए चूंकि 4 क्यू, चूंकि 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य। देखिए 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 से विभाज्य है कि नहीं है, अगर आप 2 से भागा लगाइएगा कितने कटेगा, अरे क्यू का मान पूर्णांक बोला है तो 4 इसमें गुना है, इसमें भी 4 गुना है, 2 ऐड है, तो ये दोनों है जो है क्यू का मान आप कुछ भी लीजिएगा तो दोनों को दोनों 2 से विभाज्य है। क्या 2 से, अगर 2 से विभाज्य है तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 के रूप का लिखा हुआ सभी पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक क्या होगा विषम पूर्णांक, ठीक है ना। जबकि देखिएगा, जबकि 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, यहां देखिए 4 क्यू 2 से विभाज्य, 4 क्यू 2 से विभाज्य है, लेकिन एक ऐड हो गया, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, 4 क्यू 2 से विभाज्य है, 3 ऐड हो गया, 3 क्या है विषम पूर्णांक, ऐड हो गया 3, और ये भी 2 से विभाज्य नहीं रहेगा, तो ये दोनों तुम्हारा विषम कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, विषम कहलाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहां से हम बोलेंगे कि 4 क्यू प्लस 1 कॉमा 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य नहीं,
ये 2 से कट भी नहीं करेगा। आप क्यू का मान कुछ भी रखिए, देखिए 2 रखिएगा, 2 चौका 8 और 1 जोड़िए 9, नहीं कटेगा 2 से। 5 रखिएगा, 5 चौका 20, 3 23, नहीं कटेगा 2 से। कुछ भी क्यू का मान रखिए जो आएगा हल करने के बाद इसका मान, वो 2 से नहीं कटेगा। तो अतः अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के रूप में लिखा गया पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। यही बहुत आपको दिखाने के लिए कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। नहीं समझ में आया? तो चलिए अब बच्चों हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के देखिए, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। मतलब 2 पात्र है, उसमें जो है 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र का बर्तन होता है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगा? मतलब एक पात्र की महत्तम, मतलब वो पात्र कितना बड़ा से बड़ा होना चाहिए ताकि दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप माप सके, कि तो दोनों पात्र में जो दूध है उसको पूर्ण रूप में वो माप सकता हो। ठीक है, देखिएगा आपसे पूछा है महत्तम धारिता, तो आपको पता है महत्तम धारिता पूछा है, तो महत्तम मतलब होता है HCF। क्या होता है? HCF। तो जब भी आपसे महत्तम पूछे, अधिकतम पूछे, समझिए आपको HCF निकालना है। और एक होता है न्यूनतम, यानी कि सबसे कम। न्यूनतम यानी सबसे कम। तो समझ आइए कि आपसे उसका एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो महत्तम निकालने के लिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए और न्यूनतम निकालने के लिए आपको महत्तम निकालने के लिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए और न्यूनतम निकालने के लिए एलसीएम निकालिए। ठीक है ना? तो देखिए आपसे महत्तम ही पूछा है, मतलब 2 बर्तन है, तो आपको जो 2 बर्तन दिया गया है इस प्रकार से, ठीक है, 2 बर्तन है, ये बर्तन हमको आता नहीं मानेंगे, और एक बर्तन नहीं था। ठीक है, ये 2 बर्तन मान लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा आपको धार मापने वाला बर्तन लेकर छोटा सा, ताकि इसको भी माप दे पूरा पूरा ये, और ये इसको भी माप दे, तो वो हमको जो होगा महत्तम धारिता, तो दोनों का हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। आइए तो एचसीएफ निकाल दिए। A बराबर 250 और B बराबर 400, नहीं B बराबर 425 मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग A बराबर 425, A बराबर 425 को मानेंगे क्योंकि ये बड़ा होता है, और B कितना होता है? 250। A ग्रेटर देन B, एक विभाजन परिमेय का शर्त होता है, तो ही माप लीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ से हम लोग इक्वलिड विभाजन परिमेय का से इक्वलिड विभाजन परिमेय का देखेगा क्या होता है। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो आइए निकालते हैं। तो A का मान कितना है? 425। अब B का मान कितना है? 250। कितना बार लगाइएगा? एक बार लगाइएगा। प्लस का शेषफल कितना बच जाएगा? देख लीजिए, 5 75 बच जाएगा। 75, 175 बचेगा। कितना बच जाएगा? 175। देखिए 5 12 से 5 दिया 7, 3 2 गए। अब आइए तो 250 अब बनाएंगे हम यहाँ पे, इसको 175 को यहाँ लेके आएंगे, तो कितना बार? एक ही बार लगेगा बच्चा। आइए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच जाएगा 4, तो 14 में 7 गया 7, तो 75 बच गया। आइए तो अब 175 को यहाँ लिखेंगे, अब 75 को यहाँ लिखेंगे, कितना बार लगेगा? 2 बार। 75 दूना 150, तो 150 कितना बच गया? 25 बच गया। तो आइए देखिए फिर से यहाँ से, अभी शेषफल 0 आया नहीं है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमको लगाता ही रहना भाग। अब 75 को ऐसा लाए, अब 25 को बना देंगे हम लोग भाजक, तो 25 कितने बार लगेंगे? 3 बार, तो शेषफल कितना बच गया? 0। आप समझिएगा, चूंकि R बराबर आ गया 0, अतः जो एचसीएफ जो आया किसका किसका बच्चा? 425 और 425 और 250 का एचसीएफ कितना आ गया? देखिए तो एचसीएफ जो आ गया वो 25 आ गया। यानी आपको जो महत्तम धारिता निकालना था, जो आपसे पूछा है पात्र की महत्तम धारिता, तो लिख दीजिएगा पात्र की महत्तम धारिता जो होगा वो 25 लीटर होगा। कितना होगा? 25 लीटर। और इस प्रकार
आपके इस सवाल का उत्तर है। आइए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, कहता है कि एक आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ आपका 4661 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 3318 मीटर। तो आपसे पूछा है इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स डाला, तो इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है। टाइल्स की लंबाई देखिएगा, जैसे कोई फर्श है, उसका लंबाई चौड़ाई आपको पता है, ठीक है, और उस पर आपको टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो टाइल्स लगाओ, टाइल्स का साइज क्या होगा वो बताएं। अब कैसा बोला है, वर्गाकार टाइल्स, यानी कि टाइल्स का चारों भुजाएं जो होगा वो बराबर होगा, तो वर्गाकार टाइल्स पूछा है। तो पूछा है इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना, संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स। तो फिर हमको इस का क्या निकालना है बच्चों, तो इसका हमको निकालना है कि टाइल्स की लंबाई क्या होगा। टाइल्स की लंबाई देखिए, तो टाइल्स का लंबाई वही होगा, वही साइज का हम टाइल्स लेके आएंगे जो इन दोनों को काट दे, इन दोनों को क्या करें, काट दे। यानी टाइल्स का जो लंबाई होगा वो इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा बच्चा, वही आपका टाइल्स का लंबाई होगा। उतना ही साइज का टाइल्स लेके आ सकते, ठीक है ना। और आप लोग को थोड़ा सा ये सोचना देते हैं, जब भी आप हमारा जब वीडियो देखते होंगे तो आप जो है ना थोड़ा सा 720 पे क्वालिटी पे आप वीडियो देखिए, ठीक है ना। थोड़ा सा 400 360 480 पे भी देख सकते हैं, बट 320 पे देखिएगा ना, 360 पे देखिएगा तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप 480 या 720 पे इस वीडियो को देखिए, और इससे और देखिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा है ना, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखता नहीं है ना, क्या कीजिएगा। चलिए, बाकी सब आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही टाइल्स की लंबाई होगा। तो आइए, ए बराबर कितना है, ए बराबर हम लेते हैं 4661 मीटर और बी बराबर लेते हैं 3318 मीटर। आइए, तो यहाँ लिख देंगे हमको इक्वलिड विभाजन परमेयिका से, इक्वलिड विभाजन परमेयिका से। आइए, तो इक्वलिड विभाजन जो परमेयिका है वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए, ए का मान कितना है देखिएगा, तो 46 और 61, 46 है और 61, यहाँ पे 46 61 दो बार लिखा गया है, सॉरी 46 61 रहेगा, 46 61, तो 46 61 बराबर और बी का मान है 3318। तो एक ही बार लगा पाइएगा आप इसमें, भागा जो है आप जो है एक बार लगाइएगा, ठीक है। तो एक बार लगाइए, घटाइए यहाँ से, इसमें कितना बचेगा, ये 11 में से 8 गया 3, और ये बचेगा 5 में से गया 4, 2 में से 3 गया 3, और 4 में से 3 गया 1 बचा। फिर से आइए, इस भाज्य को बनाइए, भाज्य 3318 बराबर, और ये जो शेषफल है उसको बना दिए भाजक। तो दो बार लगेंगे, तो कितना आएगा 2686। अब घटा दीजिए, 8 में से 6 हो जाएगा, 2 बचेगा शेषफल यहाँ से, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 6 हो जाएगा 6 बचेगा, कितना है 632। तो शेषफल अभी जीरो नहीं आया है। फिर से आप आइए, इस भाजक को भाज बनाइए 1343, और वो जो शेषफल है उसको आप बना दीजिए भागफल। तो कितना बार लगेंगे, ये 2 बार लगेंगे, ठीक है ना। तो शेषफल कितना बचेगा 6, यानी कि हो जाएगा ये 1264 आ जाएगा। तो 13 में से 4 गया 9 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 6 गया 7, कितना आएगा ये 79 आएगा, कितना जाएगा ये 79, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 79, ठीक है। तो 79 आ गया, चलिए देखिएगा ध्यान से, तो 79 आ गया, तो आपका ये 79 आ गया। फिर से आइए, 632 को आप यहाँ लाइए, 632 को आप भाजक था भाज बना दीजिए, और शेषफल को भाजक बनाइए 79, 79 कितना बार लग जाएगा, ये लग जाएगा 79 कितना बार लगेगा, 8 बार लग जाएंगे, 8 बार। तो शेषफल कितना गया 0। इसका मतलब अंतिम जो भाजक आया वो 79 आएगा। मतलब कहेंगे हम कि एचसीएफ जो आपने जो लाया किसका किसका बच्चा, तो एचसीएफ ऑफ 46 61 और 33 18 18 आ गया 79, कितना गया 79। जो एचसीएफ आएगा वही आपका वो वर्गाकार टाइल्स का लंबाई होगा। तो आपका कितना गया बच्चा, जो वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स है, तो उसका जो लंबाई जो आ गया, वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई आ गया, वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई आ गया वो आ गया 79 मीटर। यानी आपका हर एक टाइल्स 79 मीटर का होना चाहिए, तभी वो पूरे फर्श पे अच्छा से बिछेगा।
चलिए, तो सवाल नंबर आप लोग हम लोग 6 में आगे देखिएगा। सवाल नंबर 6 कहता है ना कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है और जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पूछा क्या, ध्यान से पढ़िएगा। न्यूनतम संख्या, टाइल्स की न्यूनतम संख्या। देखिए थोड़ा सा लाइट चला गया था ना, अब देखिए ध्यान से। लाइट चला गया है तो अब खिड़की खोल के वीडियो बनाना पड़ रहा है ना, क्योंकि लाइट की व्यवस्था हमारे पास नहीं उतना अच्छा है। चलिए देखिए, दिख रहा होगा आपको। कहता है वर्गाकार टाइल्सों की लंबाई न्यूनतम से ज्ञात करना। न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लोवेस्ट मतलब न्यूनतम, तो आपको निकालना पड़ेगा एक ऐसा वर्गाकार टाइल्स का लंबाई न्यूनतम संख्या कि कितने टाइल्स लगेंगे, और आपका जो फर्श है जिस पर आपको टाइल्स बिछाना है उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। देखिएगा क्या करेगा, देखिएगा। फर्श का जो लंबाई है, फर्श का जो लंबाई है वो है आपका 16 मीटर, 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे पहला मतलब, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो कितना जाएगा ये 1658 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। चौड़ाई देखिएगा, तो चौड़ाई कितना दे रखा है, तो चौड़ाई बोलिएगा आप, चौड़ाई बोलिएगा आप कि 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है ना। 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 8 × 100 अब प्लस का 32 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, 832 सेंटीमीटर ये आ गया चौड़ाई। चलिए, अब हम न्यूनतम बोला है तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का बोला है कि न्यूनतम निकालना है आपसे, कि न्यूनतम, नहीं नहीं, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, न्यूनतम संख्या का मतलब हो गया कि आपको टाइल्स कम से कम बिछाना होगा फर्श पे। मतलब कितना आप साइज का लेकर आए टाइल्स, ताकि हमको टाइल्स जो है बहुत कम संख्या में लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइल्स कम संख्या में लगे तो आप टाइल्स का साइज बड़ा लेकर आना पड़ेगा आपको। सुनिए, अगर आप टाइल्स का संख्या बड़ा वाला लेके आइएगा तभी तो टाइल्स की संख्या कम लगेगा, और टाइल्स अगर आप छोटे छोटे लेके आइए तो संख्या लगेगा। लेकिन इसने बोला तो है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करना टाइल्स का, मतलब कम से कम टाइल्स लगे। तो कम से कम टाइल्स तभी लग सकता है जब टाइल्स का हम साइज जो है ना उसका, वो बड़ा वाला साइज लेके आएंगे, बड़ा साइज का टाइल्स लेके आएंगे। टाइल्स हमको बड़ा चाहिए, इसका मतलब दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। देखिएगा पहले हम, तो हम निकाल लेते हैं दोनों का एचसीएफ। इसका किसका, इसका इसका ये देखिएगा। तो ए बराबर इक्विड विभाजन परिमेय से लगाते हैं, तो ए बराबर 1658 हो जाएगा और बी बराबर 832 होगा। आपको चलना है इक्विड विभाजन परिमेय से, इक्विड विभाजन परमेयिका। तो इक्विड विभाजन परमेयिका से चलिएगा, तो देखिएगा ध्यान से, इक्विड विभाजन परमेयिका क्या होता है, तो पता ही होता है आपको क्या होता है। तो ए बराबर
चलिए ठीक है, थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम आ गया था। आइए देखिए, तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई आ गया 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है ना टाइल्स की न्यूनतम संख्या। देखिएगा, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं टाइल्सों की न्यूनतम टाइल्सों की न्यूनतम संख्या जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अब बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल देखिएगा, तो फर्श का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इसका मतलब फर्श कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार जो फर्श रहेगा तो क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 1658 गुने 832, 832। अब आइए एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स कैसा है? वर्गाकार है, कितना लंबाई लेके आए हैं? 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा, मतलब 2 गुने 2। काट दीजिए इसको यहाँ से, 2 से काट दीजिए, तो कितना बार कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8 कटेगा, और 2 एक का 2, 4 16 बार में कटेगा। फिर से 2 काट दीजिए, 2 से 2 दूना 4, 0 2 अठी 16 आएगा। आप गुणा कर दीजिए 1658 गुने 208। तो पता है इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर जो आएगा 34 4 और आपका 6 4, 34 34 4 8 6 4 आएगा ना, 34। इसको गुना कीजिएगा ना, कितना आ जाएगा? 4 8 6 4। इतने टाइल्स आपको चाहिए लगाने के लिए। कितने टाइल्स चाहिए आपको? इतने टाइल्स आपका उत्तर हो जाएगा।